नमस्ते दर्शकों, मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ वर्ल्ड पाइल्स डे के इस विशेष प्रस्तुति में। हम जानते हैं कि पाइल्स किसी के लिए भी एक कठिन समस्या बन सकती है, इसीलिए हम आज यहाँ हैं इस समस्या को समझने के लिए और इसके इलाज के बारे में जानकारी लेने के लिए। आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ है जिन्होंने पाइल्स और इससे जुड़ी समस्याओं के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। स्वागत करते हैं नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल के वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक और लेजर सर्जन डॉक्टर नीतीश जवर जी का। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीतीश जवर पिछले 25 वर्षों में 10,000 से भी अधिक सर्जरीज उन्होंने की है और इस क्षेत्र में वे एक स्पेशलिस्ट भी है। उन्होंने जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिनिमली इन्वेजिव प्रोक्टोलॉजी की शिक्षा भी प्राप्त की है। वाफ्ट और डीजी हाल और लेजर जैसी तकनीकों में वो मास्टर है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एंड नेशनल बोर्ड में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी वो शिक्षक के तौर पे काम करते हैं। चलिए डॉक्टर नीतीश जी से हम बात करेंगे और जानेंगे पाइल्स और इसके इलाज के बारे में, तो बने रहेगा हमारे साथ। डॉक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन, पाइल्स क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं? पाइल्स जनरली अगर हम बाय डेफिनेशन समझें तो जो ब्लड वेसल्स या जो खून की नलियाँ होती हैं उनका एक बंच या गुच्छे जैसा चीज़ होता है और इसके ऊपर एक बहुत थिन लेयर होती है जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। म्यूकोसा से कवर्ड ये ब्लड वेसल्स जो है वो एक टफ्स बनाती हैं और इसमें अगर थोड़ा सा भी इंजरी हो मोशन करते समय तो उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो जनरली पाइल्स में पहली समस्या ब्लीडिंग के रूप में शुरू होती है। तो डॉक्टर, कैसे पता चलता है किसी को भी कि उन्हें पाइल्स की समस्या है और किस ग्रेड में वो समस्या है? राइट। सो पाइल्स की समस्या एक जनरल मेंटेलिटी है कि अगर मोशन की जगह से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ देन द इमीडिएट डायग्नोसिस पेशेंट के दिमाग में या आम व्यक्ति के दिमाग में होता है कि हमको पाइल्स हो गया है। एंड गाए बगाए किसी से बात करके कुछ इलाज करके और यूजुअली हम स्टार्ट ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं उसका। एक्चुअली क्या है कि अगर हम पाइल्स के सिम्टम्स या लक्षण की बात करें तो जनरली जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है पेनलेस ब्लीडिंग। नाउ इस ब्लीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ब्लीडिंग डार्क नहीं होता है, ये फ्रेश ब्लड आता है। जैसे अभी हमारा अगर फिंगर कट गया तो किस तरह का ब्लड निकलेगा, उस तरह का ब्लीडिंग उसमें आता है। पेनलेस ब्लीडिंग फर्स्ट थिंग पाइल्स की वजह से हो सकती है। सेकंड चीज़, अगर आपने कुछ समय इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया तो फिर इसमें धीरे धीरे प्रोलैप्स होने लगता है। तो जब आप मोशन पास करते हैं, कोई चीज़ बाहर आता है, उसको या तो वो अपने आप अंदर चला जाता है या आपको उसको पुश करना पड़ता है। ये दो मेजर या मेन इसके लक्षण रहते हैं। इसके अलावा थोड़ा डिस्कम्फर्ट, कभी आपने अगर बीमारी को बहुत इग्नोर किया है तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पेनफुल कंडीशंस हो सकती हैं, बट मेजरली ये दो सिम्टम्स हमको पाइल्स में देखने मिलते हैं। अब जो आप दूसरा सवाल कर रही हैं कि इसकी ग्रेड्स क्या है, और ये हमसे ओपीडी में पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि कितना सीवियर है, कौन सा स्टेज में आ गया। इस तरीके से जो एक समझना चाहते हैं लोग कि हमको ये परेशानी है तो इसको हम ग्रेड कैसे करते हैं। तो हम एक रेक्टल मॉडल के जरिए ये चीज़ समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से, जिससे आपको घर बैठे ये पता लगता है कि ये हमारा स्टेज है, ये हमारे ऑप्शंस हैं और इसमें से हमको कहाँ जाके इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बात करनी चाहिए। तो ज़रा रेक्टल मॉडल पे ध्यान देते हैं, आप इसे समझने का कोशिश करिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक रेक्टम का निचले हिस्से का मॉडल है। ये बाहर से दिखने वाला हिस्सा होता है और अंदर की तरफ हम जो देख पा रहे हैं वो जनरली पाइल्स रहते हैं। तो जो हम अगर इसको हम एक ब्लड वेसल्स का बंच समझ लें तो जब ये अंदर की तरफ रहेगा और सिर्फ ब्लीडिंग करता रहेगा तो इसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं। तो आपको मेनली ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होगा जो फ्रेश है, और वो जैसे ही मोशन बंद होएगा ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, और ये ब्लीडिंग मोशन के साथ मिक्स नहीं होता है, ये अलग से दिखेगा आपको। जब स्टेज सेकंड आती है तो ये पाइल्स मोशन के साथ बाहर आने लगता है। जैसे ही आपने मोशन किया आपको लगेगा कि शायद कोई बल्ज, कुछ चीज़ बाहर आया था, या समटाइम्स जब आप उसको क्लीन कर रहे हैं तो भी आपको वो चीज़ फील हो सकती है, बट जैसे ही मोशन करके आप फिनिश करते हैं ये अपने आप अंदर चला जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्रेड 2 का पाइल्स। अगर ये पाइल्स और बाहर आ जाता है और आपको इसको हाथ से पुश करना पड़ता है अंदर डालने के लिए, तब हम इसको ग्रेड 3 पाइल्स बोलते हैं।
अगर आप बहुत दिनों तक इस चीज़ को नेगलेक्ट करते रहेंगे तो अल्टीमेटली ये ग्रेड 4 में आ जाता है, जहाँ पर ये जो दूसरी समस्याएं जो हमने बात की थी कि पेनफुल हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हमारी लैंग्वेज में हम थ्रोम्बोसिस या स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें हो सकती है। एंड अननेसेसरीली एक ऐसा चीज़ जिसको हम टाइमली इंटरवीन करके क्लियर कर सकते हैं, उसको हम ऐसी स्टेज में पहुंचा देते हैं कि हमारे पास ऑपरेशंस के ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं। तो इस पे शुरुआत से ध्यान देना ज़रूरी है। एंड स्पेशली ये जो स्टेज का या जो ग्रेड का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, जिससे आप ऐसा ना हो कि ब्लड देख के डर गए और जल्दी सर्जरी करा लिया, या सर्जरी के डर से बहुत दिनों तक नहीं कराया। तो एक बार आपके दिमाग में अगर ये ग्रेड फिक्स हो जाता है तो ग्रेड 2 या उसके आगे का अगर कोई ग्रेड है तो आपको किसी स्पेशलिस्ट से मिलके और इसके इलाज के ऑप्शंस डिस्कस करने चाहिए। जैसे आपने अभी बताया कि पाइल्स के लक्षण क्या होते हैं एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि उनके उसके स्टेजेस क्या है। जैसे आपने बताया कि डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल्स की समस्या के लिए अब सही डॉक्टर कौन है, ये कैसे कोई जान ले? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आप कर रहे हैं कि अगर हम ये देखें कि अच्छा डॉक्टर कौन है, तो इसको दूसरी तरीके से देखना है कि हमको उन स्पेशलिस्ट के पास जाना है जो वो जगह चेक करके डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, पाइल्स में समस्या क्या है, आपने खुद तो वो देखा नहीं है। अभी अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएं और वो भी एग्जामिन किए वगैरह अगर आपको मेडिसिन दे रहे हैं, तो जनरली ये डबल ब्लाइंड स्टडी जैसा है, दोनों ही लोगों को पता नहीं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अभी मोबाइल के ज़रिए ये सुविधा है कि कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई स्वेलिंग बाहर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप एक सेल्फी फ्लैश चालू करके ले सकते हैं, तो कम से कम कुछ तो उसके बारे में जानकारी रहेगी। बट अगर आपको चेकअप के लिए जाना है तो उन लोगों के पास जाना है जो जनरली इस चीज़ को एग्ज़ामिन करते हैं। अब जब हम बोलते हैं कि एग्ज़ामिन करते हैं, मतलब कैसे एग्ज़ामिन करते हैं? एक तो ये है कि उन्होंने वो समस्या देखना है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में इंस्पेक्शन बोलते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि एक फिंगर एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर फील करके ये पता करते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, आपकी एनल टोन किस तरह की है, आपका मोशन पास करने का रिफ्लेक्स बराबर है कि नहीं, और आसपास में कोई और समस्या तो नहीं है। और थर्ड चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कि आपने जो चीज़ आँख से देख लिया उसके लिए और कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्रोक्टोस्कोपी। तो एक छोटा स्कोप होता है विच इज़ अराउंड 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो मोशन की जगह पे अंदर डाल के या तो डॉक्टर खुद देख सकते हैं या वो वीडियो प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, जहां वो आपको भी ये चीज़ दिखा सकते हैं और आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि ये मेरी समस्या है और इसके ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस डॉक्टर मुझे समझा रहे हैं वो समझ सकता हूँ। ये तो हो गया एक बात, लेकिन ऐसे तो नहीं ढूंढ सकते आप डॉक्टर के ये सब कौन करने वाला है। तो जो डॉक्टर्स प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों के पास आपने जाके ये समस्या डिस्कस करनी चाहिए, तो वो आपको एग्ज़ामिन करके सही सलाह दे सकते हैं। अब एक बहुत कॉमन फियर रहता है कि, और एक थोड़ा सा हिचक भी होती है कि हम नहीं चाहते कि वो चीज़ एग्ज़ामिन हो, तो आप जाके पहले डिमांड करते हैं कि आप ऐसे ही कुछ मेडिसिन दे दो, हम देखते हैं, फिर नहीं ठीक हुआ तो फिर आएंगे। सो दिस थिंग, ये बहुत डेंजरस है, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड, आप एग्ज़ामिन करेंगे तो ही वो आपको सही सलाह दे सकेंगे। तो एक जनरली ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि आने के बाद उनको लगता है कि हम अगले फॉलोअप में चेक कर लीजिए, अभी नहीं करेंगे तो अच्छा है, या ये डर लगता है कि बहुत पेन होगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन पेन। तो इस तरह का कोई भी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है अगर इन स्टेजेस भी, जैसा मैंने समझाया है कि इंस्पेक्शन है, फिर पैल्पेशन है, फिर हम वीडियो प्रोक्टोस्कोप डालते हैं, किसी भी स्टेज पर अगर ऐसा लगता है कि आपको पेन हो रहा है तो फिर हम वो चीज़ नहीं करते। जैसे हमारे दर्शकों से मैं बात करना चाहूँगी, अगर पाइल्स से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है और परफेक्ट एग्जामिनेशन आप चाहते हो तो डॉक्टर नीतीश से ज़रूर आप संपर्क साधिए। इसके लिए हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिए हैं। जैसे आपने बताया डॉक्टर कि पेशेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पाइल्स का इलाज करना है तो थोड़ा सा डर हर किसी को लगता ही है जी। तो ऐसी कोई तकनीक है क्या कि बिना दर्द करे इलाज हो? यस, और ये जो तकनीक है इसमें एक नहीं, काफ़ी ऐसी तकनीक है जिसमें आपको बगैर दर्द के इलाज हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने डर की वजह से अपने ही अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं कि ये जो भी टेक्निक्स हैं जिनको हम सो कॉल्ड पेनलेस पाइल्स ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो जनरली अर्ली स्टेजेस में अच्छे हैं। तो अगर आप पाइल्स की समस्या का कुछ
घरेलू इलाज कर रहे हैं, कुछ करते हैं, तो पाइल्स का स्टेज बढ़ता रहता है। एक बार आप ग्रेड 3 और बियॉन्ड पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस कम हो जाते हैं कि हम आपको कुछ पेनलेस इलाज उसके लिए सजेस्ट करें। तो इसमें जो अगर हम एन्यूमरेट करें या हम देखें कि क्या क्या तकनीकें हम कर सकते हैं, तो ग्रेड 2 के जो पाइल्स हैं उसमें हम रबर बैंड लाइगेशन कर सकते हैं, हम इंजेक्शन थेरेपी कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं डॉपलर गाइडेड हेमोरॉइडल आर्टीरियल लाइगेशन या डीजी हाल हम कर सकते हैं। अभी जो बहुत कॉमन और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है, लेज़र हम कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के चलते आपको पेनलेस ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप हमारे पास टाइम ले आते हैं। अगर आप इसको डिले करते हैं तो फिर हमारे ये ऑप्शंस वॉन आउट हो जाते हैं। डॉक्टर, पिछले 25 सालों से आप इस फील्ड में हैं, तो इंजेक्शन थेरेपी के बारे में मैंने बहुत सुना है। इंजेक्शन थेरेपी पाइल्स के लिए कैसे काम करती है और इसका कैसे फ़ायदा हो सकता है? राइट तो अगर हमने किसी चीज़ का इलाज करना है या कभी निदान करना है तो पहले ये समझना होता है कि बीमारी होती क्यों है। तो पाइल्स के लिए जो 2 कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं, जिन 2 चीज़ों की वजह से ज़्यादा होता है, एक तो ब्लड फ्लो और दूसरा कॉन्स्टिपेशन या जिससे आप जोर लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा है कि आपका जो ब्लड फ्लो पाइल्स में बढ़ा हुआ है तो उसके चलते भी पाइल्स से ब्लीडिंग भी होती है, उसका साइज़ भी बढ़ता है और ये समस्या और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इंजेक्शन थेरेपी में हम एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि जो ब्लड सप्लाई पाइल्स को जा रही है, अगर हम उसमें रुकावट पैदा कर दें तो पाइल्स अपने आप श्रिंक हो जाएगा। अगर अभी ये लाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको लगने लगे, अगर हम इसका कनेक्शन कहीं दूर से काट देंगे तो डेफिनेटली लाइट कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये हम ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड करते हैं या ब्लॉक करते हैं तो वो इंजेक्शन थेरेपी से किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम आपको एनेस्थीसिया दें, इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएं। ये ओपीडी में भी या आउट पेशेंट क्लिनिक में भी किया जा सकता है, जहाँ पर पाइल्स के ऊपर की तरफ हम इंजेक्शन्स देते हैं और ये समस्या आपकी अगर अर्ली स्टेज में है तो जड़ से ख़त्म हो सकती है या काफ़ी दिनों तक आपको फिर तकलीफ़ नहीं देगी। तो ऐसे इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाइल्स और उसके इलाज के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर नीतीश झंवर जी। चलिए हम फिर से डिस्कशन करते हैं पाइल्स के इलाज के बारे में। डॉक्टर, मुझे थोड़ा सा आपसे जानना है, पाइल्स के इलाज में लेज़र का कैसे उपयोग किया जा सकता है और इसका पेशेंट्स को किस तरह से फ़ायदा है? राइट सो लेज़र आज के समय में बेस्ट ट्रीटमेंट है पाइल्स के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज अभी जिस तरह के लेज़र्स विकसित हुए हैं उनकी एक एफिनिटी होती है स्पेशली फॉर हीमोग्लोबिन, ऐसा हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। और पाइल्स में ज़्यादा करके ब्लड है। लेज़र एक एनर्जी सोर्स है जिसको अगर हम पाइल्स के टिश्यू में डाल के और अराउंड से 30-35 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स तक के लिए भी फायर करें तो पाइल्स अपने साइज़ में काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं। जैसा हमने इंजेक्शन थेरेपी की में बात किया कि अगर हम ब्लड सप्लाई कम कर देते हैं तो उससे पाइल्स श्रिंक होते हैं, यहाँ हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं। हम ब्लड सप्लाई भी कम करते हैं और हम जो पाइल्स में जो टफ्स ऑफ वेसल्स इकट्ठा हो गया है उसको भी श्रिंक करते हैं। तो लेज़र एनर्जी पाइल्स के लिए इस तकनीक से काम करती है। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि अगर आपके पाइल्स में हमने ब्लड सप्लाई कम कर दिया तो साइज श्रिंक हो जाता है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम चला जाता है। दूसरे एडवांटेज क्या है कि जो हमारी एनस या नीचे का जो एरिया है वो इस तरीके से संचालित होता है कि हमें किसी भी तरह का वहाँ का डिस्टर्बेंस हमारे मोशन के रिफ्लेक्स को अफेक्ट कर सकता है, जिसको हम डेफिकेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अगर हम ऐसी सर्जरीज करते हैं जिसमें आपको कोई पार्ट कट करके निकालना पड़ता है तो जो एक फीडबैक मैकेनिज़्म आता है, देखिए ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि अभी आपको मोशन आ रहा है, वो सॉलिड है या लिक्विड है, सिर्फ गैस पास हो रहा है, ये चीज़ हमें पहले से अंदाज़ लग जाता है क्योंकि वहाँ पर एक कीमो रिसेप्टर जोन है जो आपको ये फीडबैक दे रहा है कि किस तरह का मोशन आने वाला है, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली आपका डेफिकेशन रिफ्लेक्स सेट हो जाता है। अगर ये ट्रीटमेंट हम इस फॉर्म में करें कि किसी तरह से उस कीमो रिसेप्टर जोन को नुकसान पहुँचे तो ये चीज़ भी अफेक्ट होती है। दूसरा, पाइल्स की सर्जरी में सबसे ज़्यादा डर सब लोगों को लगता है, सर्जरी होगी, मैं पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि अगर हमारा भी किसी चीज़ के लिए सर्जरी होगा तो डर लगेगा। तो अगर डर लग रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन उसका कोई बेसिस होना चाहिए।
एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हमने पाइल्स के लिए ऑपरेशन करा लिया तो मोशन का कंट्रोल चला जाएगा। तो मोशन का कंट्रोल जाना या किसी तरीके से डेफिकेशन रिफ्लेक्स का डिस्टर्ब होना, वो सब लेज़र में बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए अगर आप अर्ली स्टेजेस में हैं तो लेज़र एक बहुत अच्छा वेपन या इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट है सर्जन्स के पास, जिससे वो आपकी समस्या का निदान कर सकते और इन 25 सालों में आपने 10,000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की है, पाइल्स से रिलेटेड पेशेंट्स है उनकी, तो आप एक्सपर्ट है इन सारे फील्ड में। तो डीजी हाल के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो ये डीजी हाल है क्या और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? राइट। सो डीजी हाल, अगेन प्रिंसिपल्स जनरली चीज़ों के चेंज नहीं होते। हम किस तरीके से वो चीज़ करते हैं वो जनरली चेंज की जाती हैं जब भी कभी हम मेडिसिन में ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो हमने एक बार समझा कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गया, उसको हमको डिसरप्ट करना है, हमने 2 तरीके एनर्जी सोर्सेज से बात किया। अगर हम यही ब्लड वेसल को एक स्टिच लगा के बंद कर दें तो भी ये समस्या बंद हो सकती है, लेकिन हमने स्टिच कहाँ लगाना वो तो हम नहीं देख सकते। स्क्लेरोथेरेपी जब हम करते हैं तो हम लिक्विड इंजेक्ट करते हैं जो अपने एरिया में थोड़ा सा स्प्रेड हो सकता है और वो कहीं ना कहीं वेसल के अराउंड जाके उसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर आप स्टिच ले रहे हैं और वो अगर गलत जगह पे गया तो उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हमने इस चीज़ में क्या करते हैं कि जब डीजी हाल हम कर रहे हैं या डॉपलर गाइडेड हेमोरॉइडल आर्टीरियल लाइगेशन कर रहे हैं तो एक स्पेशल प्रोब होता है जिसमें एक सोनोग्राफी का ट्यूब रहता है या सेंसर होता है, जिसके थ्रू हम पहले ब्लड वेसल को लोकेट करते हैं। जैसे ही ये ब्लड वेसल के ऊपर जाके ये सेंसर लगता है, इमीडिएटली पल्सेशन सुनाई देने लगता है और उसमें एक स्पेशलाइज्ड विंडो होता है जिससे हम स्टिच लेके ब्लड सप्लाई बंद कर देते हैं। और ये हमको ऑन टेबल पता लगता है कि जैसे ही हमने स्टिच लिया, जो सोनोग्राफी में आवाज़ पहले आ रहा था डॉपलर में, वो उसी समय ऑन टेबल बंद हो जाता है। तो वी आर 100% श्योर कि हमने उस ब्लड वेसल को लाइगेट कर दिया है एंड इवेंचुअली अगला 4 to 6 वीक्स में ये पाइल मास श्रिंक होने वाला है। तो ऐसे हम डीजी हाल का इसमें उपयोग करते हैं। अगेन इट इज़ फॉर अर्ली स्टेज ऑफ हेमोरेज। लेकिन डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि कोई भी पेशेंट हो, उनका पाइल्स का सर्जिकल इलाज ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा मुझे जानना है, और इसमें कौन कौन सी तकनीकें शामिल हो सकती है? राइट। सो अगर हम ऑफिस प्रोसीजर के बजाय हम सर्जरीज की बात करें कि अभी आपने पाइल्स को नेग्लेक्ट कर दिया, अब आप स्टेज 3 स्टेज 4 में पहुंच गए, तो अब आपके ऑप्शंस क्या हैं? तो एक जो टेक्निक है जिसको हम स्टेपलर टेक्निक बोलते हैं, उसमें हम 360 डिग्री मतलब ऑल अराउंड पाइल्स को निकाल सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन है वो मोशन की जगह से अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर अंदर किया जाता है एक स्टेपलर यूज़ करके। तो इसमें किसी तरह का कोई घाव नहीं रहता। बीच में अगर पाइल्स जो हम एक नॉर्मली सोचते हैं कि 3 जगह होता है, उसकी जगह अगर वो पूरा एरिया भी इन्वॉल्व कर ले तो भी हम स्टेपलर से उसको ईजिली टैकल कर सकते हैं ग्रेड 3 में और कुछ केसेस ऑफ ग्रेड 4 ऑल्सो। अगर कोई समस्या ऐसी हो चली है कि अब पाइल्स बाहर आ गए हैं, स्टेज 4 में है, उसमें इन्फेक्शन होने लगा, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, स्ट्रैंगुलेशन या थ्रोम्बोसिस जैसे वर्ड आपके डायग्नोसिस में आने लगे हैं, तो अब हमारे पास ऑप्शंस यही है कि हम उस डिजीज़ पार्ट को कट करके निकाल दें। तो उसके लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मिलिगन मॉर्गन, फर्ग्यूसन, या आजकल कोई डिवाइसेस है, एनर्जी डिवाइसेस जो लिगाश्योर या हार्मोनिक कहलाती है, उनको यूज़ करके हम ये ऑपरेशंस करते हैं। हम किसी भी तरह का सर्जरी करें, हम या तो स्टेपलर करें या ओपन सर्जरी करें, इसमें अब जो कॉम्प्लिकेशंस के रेट्स हैं वो बहुत ही कम है, बिकॉज जो एनर्जी सोर्सेज अब हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कटिंग के प्रिंसिपल्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, उसके चलते आज के समय में पाइल्स की सर्जरी से डरने का कोई प्रावधान नहीं है। आज वर्ल्ड पाइल्स डे है, तो इसी के लिए हमने ये शो भी रखा है। हम आपसे चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे। राइट। पाइल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम सोच रहे हैं कि पाइल्स है, हो सकता है वो पाइल्स ना हो। 50% लोग अपने जीवन काल में कभी ना कभी पाइल्स के समस्या से ग्रसित होने वाले हैं। अगर ये सिम्टम्स टाइमली ट्रीट हो जाते हैं अपने आप डाइट मैनेजमेंट वगैरह से तो ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। वो इसलिए जाना ज़रूरी है क्योंकि 5% ऑफ द पीपल मे हैव कोलोरेक्टल कैंसर। अगर आप पाइल सोचते हुए कैंसर को नेग्लेक्ट कर देंगे या मिस कर देंगे तो जिस स्टेज में आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए हम ये इंसिस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स लगते हैं, जो हम रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं, कि अगर आपको
वेट लॉस हो रहा है, अगर पाइल्स में जो ब्लड जा रहा है वो डार्क कलर्ड है, अगर कुछ स्टिकी सब्सटेंस निकल रहा है जिसको जनरली म्यूकस या आंव ऐसा बोलते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कभी फैमिली में भी आपके कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री रह चुकी है, या आपका मोशन का फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया है कि पहले आप 1 बार या 2 बार जाते थे लेकिन अब फ्रीक्वेंसी 3-4 बार हो गया या कम हो गया, तो इन सब केसेस में अगर आपको पाइल्स जैसे सिम्टम्स हैं तो कैंसर की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जाके अपने आप को चेकअप कराएं। दैट इज़ वन। सेकंड चीज़ आती है, जैसा आपने बोला कि हमने क्या करना चाहिए जिससे समस्या हो ही ना। हम मेडिसिन में हमेशा ये चीज़ फॉलो करते हैं और वही इस तरह की टॉक्स का एक उद्देश्य होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हमने बीमारी को होने से पहले रोक दिया तो कम से कम ये सब डिस्कशन और इस समस्या की हमें जूझना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आप डाइट पे ध्यान देते हैं, अपना डाइट में फाइबर की मात्रा अच्छी होना चाहिए। अराउंड 28 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर्स आपने पर डे लेना है। वाटर इनटेक, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि पानी जो पीने का जो वो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है लोगों के थॉट प्रोसेस पे। कभी लोग बोलते हैं कि हम बहुत पानी पीते हैं, बट एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होता है। तो जनरली अराउंड 2.5 to 3 लीटर्स इतना पानी पीना ज़रूरी है। एक अच्छा बॉडी वेट मेंटेन करना है। अभी आप ऑनलाइन जाके और अपना एक नॉर्मल हाइट के हिसाब से वेट देख सकते हैं, एक रेंज देख सकते हैं। मेंटेन बॉडी वेट इन दैट रेंज ओनली, वी कॉल इट मेंटेनिंग अ प्रॉपर BMI। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग, वॉकिंग, व्हाटएवर सूट्स यू। 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो एक्टिविटी इन अ डे इज़ गुड। तो वर्ल्ड पाइल्स डे पर आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो चलिए इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए साम टीवी।